नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज भारत की उस शक्ति की बात करेंगे, उस समय की बात करेंगे, उस पर्व की बात करेंगे जिसको कहते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। उसमें जो लाल किले की प्राचीर से जो मोदी जी का भाषण था, उसमें कितना महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, चिंतक, विचारक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। इनका एक उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, इस बार जो भाषण हुआ, आप राजनीतिज्ञ भी हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, तो शिक्षाविद के अनुसार आपके लिए उसमें छात्रों के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण लगी आपको? मैं अपने जीवन में याददाश्त के हिसाब से मैं 1960 से लगभग सभी स्वतंत्रता दिवस के भाषण रेडियो पे सुने या अखबारों में पढ़े, और लगभग 66 साल उस बात को हो गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण खूब सुने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को अवसर मिला, इंदिरा जी को अवसर मिले, मुरारजी भाई को भी मिले, राजीव जी को भी मिला, वीपी सिंह को, चंद्रशेखर को, चौधरी चरण सिंह को, इनके सबके भाषण सुने। बीपी नरसिम्हा राव ने भी 5 साल दिए, अटल जी ने 6 बार किए और मनमोहन सिंह जी ने 10 बार, और 12 बार शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन सब के भाषण का अपना अपना एक तत्व होता था, तो जो प्रेरित करने वाले भाषण थे उनमें याद आता है तो लाल बहादुर शास्त्री का था, जिससे लोगों में एक उत्साहवर्धन हो। अटल जी की उनके व्यक्तित्व कला और उनका सब्सटेंस था। मनमोहन सिंह जी केवल अर्थशास्त्री थे तो आंकड़े थे। तो नरेंद्र मोदी ने 2014 से इस देश को फिर से वो विश्वास जो 1947 में इस देश में एक माहौल था, आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी जीवित थे, ऐसे लोग जीवित थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। और दुर्भाग्य से जो काम 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, मेरे देश की जनता को ये भी नहीं बताया गया कि ये आज़ादी का शब्द हमने प्रयोग किया, अंग्रेजों ने तो नहीं किया। अंग्रेजों ने तो केवल जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण, वो भी उनको करना था 48 में। परिस्थितियाँ बन गई कि उनको मजबूरी में 1947 में करना पड़ा, बिना तैयारी करना पड़ा, बिना विभाजन की रेखाएं कहाँ खींचे तय किए करना पड़ा, और इस देश को लगातार संकट में डालने के ऐसे बीज बो गए अंग्रेज़ और जिन्ना की सहायता से कि हम जो काम, चीन हमसे बहुत पीछे था, जापान तबाह हो गया था एटॉमिक बम के आक्रमण के कारण, जर्मन हारने के बाद डिमोरलाइज था, अमेरिका और यूरोप आगे थे, परंतु हमने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू को नशा था समाजवाद का और अपना माउंटबेटन के प्रति उनका ज़रूर से ज़्यादा लगाव पति पत्नी दोनों से इस देश के पतन का कारण बना। मुझे लगता है कि जो शपथ हमने आज़ादी से पहले ली थी कि अपना तंत्र होगा, हमारे मंत्र होंगे, अपना संविधान होगा और हम अपने हिसाब से चलेंगे। आज भी हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन दैट?
किसकी कॉमनवेल्थ? अंग्रेज़ों के हम हिस्से थे। ये क्यों याद रखना चाहिए? जो अंग्रेज़ आज हमसे बहुत पीछे हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक शक्ति के रूप में भी, सैन्य शक्ति में भी आज हमसे बहुत पीछे हैं, परंतु आज भी हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, कॉमनवेल्थ खेलों में जाते हैं, जबकि तय किया था आज़ादी से पूर्व कि हम कॉमनवेल्थ में नहीं जाएंगे, हम गुलामी के कोई चिन्ह नहीं रखेंगे। तो हमने तो वो छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडिया गेट पे स्टैचू लगाने में भी 75 साल प्रतीक्षा की। स्टैचू लगा तो नरेंद्र मोदी जी के कारण। जो उन्होंने बोला है ख़ास तौर पे विद्यार्थियों का, ख़ास तौर पे उन परिस्थितियों में जो सो कॉल्ड जैन जी आंदोलन हुआ, कॉकरोचों का आंदोलन हुआ, कहाँ से शब्द आ गए? अमेरिका में जैन जी उसको कहते हैं जो आखिरी वो पीढ़ी हो। तो हमारे यहाँ तो नौजवानों की पीढ़ी पहली पीढ़ी है जो इस देश को आगे भी लेके जाएगी अपनी मेहनत से, अपने स्टार्टअप से, अपने नव जो अन्वेषण करेंगे और 47 का सपना देखते हुए पूरा करेंगे। ये वो एक क्रुशियल पीढ़ी है जो 47 का वो उगता हुआ उस समय भारत का उदय होता हुआ उदयित भारत को बल्कि देखेंगे, और करने वाले भी यही हैं। आखिर जो आज 18 साल 20 साल का बच्चा है वो आने वाले 5-7 साल की पढ़ाई के बाद जो लगेगा उसकी मेहनत से ही तो देश आगे जाएगा। तो उनके लिए ही सारा जो कुछ मोदी जी बोले हैं उनको ही केंद्र में रख के बोले हैं कि आपका देश आप बढ़ाएंगे और इसका जो फल भी आपको मिलने वाले हैं। हमारी जो पीढ़ी है आज, जो आज़ादी के बाद पैदा हुई ज़रूर, परंतु उसने वो कालखंड वो नहीं देखा। हमने तो केवल गर्दन झुकाए। कभी विदेशों में गए तो तरसते थे कि किसी अखबार में 2 लाइन भारत की आ जाए, किसी रेडियो टीवी पे आ जाए। मैं 1983 से बाहर जाने का अवसर मिला, लगभग 30-40 देशों में गए। आज जो स्थिति वो कभी नहीं थी। भाषण में एक बात कही थी, दिमागी नक्सल, उसका क्या मतलब था? बहुत उनके क्या, मोदी जी एक अच्छे टीचर की तरह बात करते हैं, समझाने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो जल्दी समझ में आम लोगों के आ जाए। तो नक्सल शब्द कब से चला? जब नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ बंगाल में 60s में, जिसने बंगाल को तबाह किया। बंगाल को तबाह करने के बाद वो लोग हमारे देश के जंगलों को, ख़ास तौर पे जो घने जंगल के इलाके थे, बस्तर वगैरह, आंध्र प्रदेश का एडजॉइनिंग एरिया, गढ़चिरौली महाराष्ट्र के, एक पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल गलियारा उन्होंने बनाया एक योजनाबद्ध तरीके से, कि उनका एक पैरेलल आंदोलन है देश के अंदर कम्युनिज्म को लाना। अब वो आज की तारीख में धरती से तो वो उखाड़ दिए, बस्तर के उन गांवों तक आज सरकार पहुंची जहां पिछले 80 साल में पहुंचे ही नहीं थे, और अंग्रेज भी नहीं पहुंच पाए। अब वो दिमागी जो शब्द प्रयोग किया कि वो लोग जिनके आज भी दिमाग के अंदर वही माओ के सपने हैं, नक्सलवादियों का जो सपना था कि हम इस देश को कब्जा करेंगे। तो पशुपतिनाथ से शुरू हुए, नेपाल पर थोड़े दिन कब्जा भी किया। प्रोडक्ट कहाँ की थी वो? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे हमारे वो आइलैंड, जहाँ पर ये विचार पनपा, और वो विचार धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ में इतना चला गया, मीडिया सेक्टर में इतना चला गया कि आज भी वो धरती पर नहीं है परंतु मीडिया में प्रभावी हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में है अभी। उस डिपार्टमेंट में तो उनका आज भी बहुमत है। साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं है, जहाँ तर्क की बात होगी वहाँ नहीं मिलेंगे, मेडिकल में नहीं मिलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जिन जिलों में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है उनका एडमिशन यहाँ हुआ। उसके कारण से एक प्रचार प्रसार हुआ, और वही लोग आज अमेरिका में बैठकर, जिस अमेरिका को सारी जीवन भर कम्युनिस्ट कोसते रहे, आज उनकी भी फाइनेंसिंग वहीं से है। वहीं से बैठे हुए वो बदमाश लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो उन देशों को असंतुलित करना, डिस्टेबलाइज करना जहाँ पर लोकतंत्र है।
लोकतंत्र के घोर विरोधी होते हैं नक्सल या कम्युनिस्ट, समाजवादी। वो चुनाव में विश्वास नहीं करते। कभी रूस में चुनाव का सुना है आपने? चीन में कोई सुना है कभी? उत्तरी कोरिया में सुना है? वो लोग केवल बंदूक के नोक पर लोगों को रखते हैं और बंदूक की नोक पर शासन बदलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद होने के साथ साथ समाज का भी बहुत ध्यान रखते हैं। जो वंचित लोग हैं उनके बारे में आपका बहुत ध्यान रखता है। आपके कॉलेज में चाहे एडमिशन हो या वैसे भी सहायता की बात हो, एक बात करी उन्होंने कि ऑनलाइन जो कोचिंग देने के लिए वो कितना प्रभावी रहेगा। मैं कहूँगा मेरा पहला मतलब ये तो रहेगा ही प्रभावी। दूसरा आदेश मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंटों को शुरू कर देना चाहिए कि कोई कोचिंग सेंटर में जाने वाला छात्र घर से उसका डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल बच्चे लड़के लड़कियां हमारी बेटियां हैं। और कोई कोचिंग सेंटर छुट्टी के दिन चलेंगे या 4 बजे से 8 बजे तक। अब पहला कदम ये उठाइए तो कोचिंग सेंटर जो माफिया बन गए हैं, नकल कराने का, पेपर लीक करने का एक धंधा हो गया और एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्र बन गया। कोटा के अंदर मैं कल पढ़ रहा था, जेके सिंथेटिक्स की भी एक बहुत बड़ी यूनिट लगी थी। उन्होंने पूरी कॉलोनी बनाई थी जेके नगर, वहाँ सिंथेटिक्स बंद हो गया और कोटा का जो आज ये जितना शुरू हुआ कोचिंग मोस्टली वहीं से शुरू हुआ, वहाँ से भी सीकर यही हो गया। देश के कई हिस्से हैं जहाँ पर माफियाज का कब्जा है और मोदी जी ने सही उस पर निशाना किया है कि हमारे पास ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोरोना में लगभग हर स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई हुई। 3-4 साल वो बच्चे निकले जिन्होंने शायद स्कूल कॉलेज में जाना ही नहीं पड़ा उनको। तो आज यदि हम इस पे चलेंगे और चलेंगे तो ये 2 साल में जो कोचिंग माफिया ख़त्म होना चाहिए, कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए। स्कूल के अंदर ही रेमेडियल क्लासेस लगाओ। हमारे टाइम में था आईआईटी के अंदर, मेरा छोटा सा स्कूल था ये डीएलएफ में जो आज, वहाँ से हर साल हम 5-4 बच्चे एक सेक्शन में से आईआईटी में जाने लग गए थे। तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? आपको केवल एक समयबद्ध तरीके से एक प्रश्न का उत्तर देने हैं आपने। और क्वेश्चन बैंक इतने हैं आज की डेट में, तो कंप्यूटर सब कुछ है। तो ये इसके ऊपर मोदी जी ने हिट किया है, ये एक प्रभावी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी भी इस जकड़न में फंस गया, बच्चों को अपनी ज़मीनें गिरवी रख कर, मोटा पैसा खर्च करके, डम्मी स्कूलों में एडमिशन दिला के, पहले दिन से क्राइम करना सिखा दिया मैंने बच्चे को। एडमिशन ले रहा है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के उस स्कूल में जिसको केवल फीस दे दी। पढ़ रहा है वो दिल्ली में भी कोई जितने भी नाम कोचिंग बदमाशों के, मैं नाम लेके उन्हें क्यों प्रचलित करूं? तो उनको बच्चा ना इधर का रहा ना उधर का रहा। प्रैक्टिकल में सीबीएसई सबको 100 नंबर में 12वीं में लगभग 95 से 100 तक सबको दे रहा है। तो क्या इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हमारे इस देश में? जिनके स्कूल में लैब नहीं है वहाँ 30 में से 30 नंबर। ये एक सब जगलरी है, माफिया है। आधे देश के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 50% एनरोलमेंट आज की तारीख में नॉन गवर्नमेंटल स्कूल में है। क्यों? गवर्नमेंट स्कूलों के जो अच्छे स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, पीएम श्री हैं और दूसरे पीएसयूज़ के हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चा वो आज की तारीख में वहाँ क्यों नहीं दाखिल कराते? दिल्ली के हमने जो प्रतिभा विकास विद्यालय शुरू किए थे, हमने जब हमारी सरकार थी, सर्वोदय विद्यालय शुरू किए थे, आज भी उनके रिजल्ट देखिए। और केजरीवाल ने उन सबको समाप्त करने के आखिरी साल रह गया था, उन सबको ख़त्म ही कर दिया था। इस देश के ये जो माफिया जो नक्सल जो शब्द प्रयोग किया, वो केजरीवाल ने तो खुद ही कहना पड़ा ना मैं हूँ, क्योंकि वो बंगाल में पढ़ा था खड़गपुर में, वहाँ से टाटा में नौकरी की स्टील में, और उनके प्रभाव में आकर, ईसाइयों के प्रभाव में आकर उसकी सारी सोच है। राष्ट्रभक्त नकली बन के तिरंगा लेके घूमा और हमारे जैसे भी पागलों ने उसको खाना भेजा 15-20 दिन। इस देश के अंदर जागरूकता आ रही है। इस देश के अंदर आज ऐसे ऐसे कामयाब मुख्यमंत्री उभर के आए हैं। एक योगी को देखा देखिए आज हेमंता शर्मा जैसे लोग, शुभेंदु जैसे लोग
नए उभर के आए हैं। अलग अलग पार्टियों से आकर भी एक अच्छे प्रभावी नेता के रूप में देश हित में सोचने वाले लोग उभरे हैं। यही मोदी जी का करिश्मा है। डॉक्टर साहब एक बात की उन्होंने सप्तधारा की, तो जो सप्तधारा है क्या वो भारत के विकास का रोड मैप बन सकती है? बन सकती नहीं, बन रहा है। 47 का टारगेट जो मोदी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो टारगेट हम 2040 में ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2036 अल्टीमेट उन्होंने रखा है कि हम ओलंपिक के सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों कम राष्ट्रमंडल खेल तो होंगे ही अब अहमदाबाद में, उसके बाद उसकी तैयारी, उसके लिए टैलेंट हंट, बहुत लोग लगे हैं। अकेला सज्जन जिंदल का मैं जाके देखा था वहाँ की तारीख में, आज 14 साल से लेकर 18-20 साल के लगभग 20 खेलों के अंदर ओलंपियन तैयार हो रहा है सज्जन के विजय नगर प्लांट में कर्नाटक में। कितने लोग लगे हुए हैं। मान लो नीता अंबानी जो है ओलंपिक लाने के लिए भी उसकी अंतर्राष्ट्रीय उसकी बॉडी में भी बहुत लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। भारत की सेनाएं तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में शुरू से आगे रही है। भारत का रेलवे हमेशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता रहा। भाषण में एक बात और कही थी उन्होंने कि कुछ खेल ऐसे हैं उन्हें हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उसके लिए आपने जैसे कहा टैलेंट हंट चलाएंगे। हम 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को, उनको प्रतिभाओं को चुनेंगे, गांव में जाएंगे, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे और उन बच्चों को लाएंगे जिससे हम अपना खेल में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें। मतलब वो कह नहीं रहे, करके दिखाया। आज मणिपुर छोटा सा प्रांत, डिस्टर्ब प्रांत है, खेलों में कितना आगे आ गया कि आज यदि आप 13 गोल्ड मेडल आए हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, तो अकेले मणिपुर के शायद 3-4 होंगे। हरियाणा 2-3 खेलों में इतना आगे है, कुश्ती और जो शारीरिक वो है मुक्केबाजी इत्यादि में एक पावर हाउस बन गया। पंजाब का भी खेलों में बहुत आगे था, हॉकी में, फुटबॉल में, नशे के चक्कर में चला गया और उसको भी नशा मुक्त भारत बनाने का, जैसे नक्सल मुक्त किया, एक बड़ा अभियान लिया। और एक पहला वीरेंद्र बसोया जो सबसे बड़ा माफिया था ड्रग का, उसे पकड़ के लाए हैं। तो जो सोच लेते हैं वो करने की क्षमता रखने वाला नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व बहुत देव दुर्लभ है। ये नेतृत्व 47 में मिला था। नेहरू जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को तो इनवाइट किया, वो आए नहीं, पर सरदार पटेल को दुखद हालात में वो मरे, उनको उनके संस्कार में भी कोई ना जाए, ये आदेश इस सरकार ने दिया था, जिसने 550 रियासतों को जोड़ा, जिसने इस देश की बिस्मार्क की तरह जिसको माना जाता हो। क्या किया इस देश। यदि इनके कुकर्म देश के लोगों के सामने आए, इनके सेक्स रैकेट लोगों के सामने आए, तो इनके तस्वीरों के ऊपर लोग थूकेंगे भी नहीं, उसको तोड़ के हटा देंगे। और ये आज देश को बरगलाने के लिए 56 साल का नौजवान, कोई एक चीज़ को एक सेंसिबल बात की हो पिछले उसने 10-15 साल, जब काम होता तो मिलता ही नहीं, जब वो थाईलैंड में मौज करता है या कहीं और जाके, और बड़गड़ाने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस जाओ, ये कर दो वो कर दो। इस देश को रोकने के लिए विदेशी शक्तियों के टूल जो लोग बने हुए हैं, उन लोगों से हमें सबको सावधान नौजवानों को होना पड़ेगा। और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं, अपनी ज्ञान परंपरा को पूरा सीखें, अपने जो संस्कृति है उसको मानें और उससे सीखिए कि हमने इस देश में क्वांटम फिजिक्स क्या है, अध्यात्म में सारा। आइंस्टीन ने हमारे बारे में क्या कहा उसी पढ़ लें। उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट जिसने दिमाग 6% ही यूज हुआ था। तो आज वो सारे हमारे तथ्य हैं, हमारे लोग हैं। हमारी मेडिकल साइंस कहाँ थी कि सुश्रुत का स्टैचू ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल कॉलेज में लगे, और भारत में मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। इस देश में अपने ऊपर विश्वास करें, अपने लीडरशिप पे विश्वास करें, और जो आदमी अपने पे विश्वास करेगा वो देश को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर, तो यही उन्होंने जो समझाने के लिए सप्तधारा, क्यों 7 रंग का इंद्रधनुष है, समझाने के लिए, गिनाने के लिए। जैसे जब हम पढ़ते थे तो बेजानी हैप्पी नाला, 7 रंग याद करने के लिए हिंदी में ही हमारे टीचर ने, आज भी याद हमें, बेजानी, बे से बैंगनी,
एक एक वो रंग का नाम आ गया। तो मोदी जी ने वही समझाया कि हम शुरू कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, और कृषि में फूड प्रोसेसिंग। आज भी हमारा 25% अन्न वेस्ट होता है। अन्न को जान के वेस्ट करते हैं ताकि उसको सस्ते में बेच दें। उससे एथेनॉल बना के दिखा दिया। पूरे वर्ल्ड में है E20 तक, हमें यहाँ बरकरार हैं लोग। अरे पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील में तो उससे भी ज़्यादा है। तो 10% से 20 में आए हैं। 10 तो मनमोहन के टाइम भी था। तो इथेनॉल का मतलब केवल गन्ने से थोड़ी बन रहा है, सड़े हुए चावल से, अनाज से, फ्रूट से, किसी चीज़ से बना लो। कोयले को गैसिफिकेशन करना और समुद्र मंथन समझाने के। समुद्र मंथन क्या कि समुद्र में से तेल भरा पड़ा है। हमारे अंडमान निकोबार में इंडोनेशिया वाला तेल का बहाव इधर शुरू हो गया है। इतना तेल निकलने वाला है, उसको इन्होंने रोके हुआ था। अभी भी राहुल कह रहा है कि वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो मामा लग रहा है यहाँ का। इस देश में जो कुछ नहीं हुआ उसका कारण तुम और तुम्हारा परिवार है। जो कुछ हो रहा है उसे रोकने की दुस्साहस मत करो। इस देश को तेल चाहिए। यदि आज इस क्राइसिस में, ईरान और इसके युद्ध में अमेरिका के, एक दिन एक लाइन नहीं लगने दी। 16 करोड़ उपभोक्ताओं को गैस का सिलेंडर मिलता रहे, वो व्यवस्था हुई। किसी पेट्रोल पंप पे एक दिन लाइन नहीं लगने दी। तो उसकी तारीफ लोग करते हैं, पर कुछ लोगों को नज़र नहीं आता, वो नहीं आता उनको। परंतु भारत का आम नागरिक सब चीज़ों को समझ रहा है और इस नक्सल मुक्त होने का बहुत बड़ा लाभ उन एरियो में हो रहा है जहाँ कभी। मेरा एक अफसर थे MM बुच, चीफ सेक्रेटरी भी रहे भारत सरकार में भी। वो क्या पहला वो अफसर था कभी जब SDM बना तो उसने दुस्साहस किया था कि थोड़ा जंगलों में जाऊं। उससे पहले कोई उधर जाता ही नहीं था। और बस्तर का इलाका हरियाणा से 3 गुना बड़ा है, उसको हमने छोड़ रखा था। वहाँ माफिया ही माफिया हो गए थे, भू माफिया से लेके माइनिंग माफिया। आज क्रिटिकल मिनरल किसी ने सुने थे नाम? पहले मैंने तो सुने थे, मैं केमिस्ट्री का MSc हूँ। सेमीकंडक्टर मोहाली में प्लांट लग गया था। किसके टाइम में? इंदिरा जी के टाइम में। चालू क्यों नहीं हुआ? आज लगातार 7 बड़े प्लांट और 2-3 चालू हो गए, बाकी हो जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ में लग रहा है चिप। कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा नहीं है, कोई ऑटोमोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें चिप ना लगता। और चिप की पढ़ाई के लिए मोदी जी ने 7 साल पहले शुरू किया। हमारे कॉलेज पहला था जिसने इसके डिज़ाइन के लिए ये VLSI को शुरू किया। और आज ज़रूरत और अगले साल से नौकरियों की बाढ़ आएगी। तो ये दूरदृष्टि होते। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर बने, अपने पे विश्वास करें, छोटी मानसिकता से निकलें। अवश्य ही भारत 2047 से पहले एक अच्छा भारत, विकसित भारत बनेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।